ये संयोग नहीं है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एक समय इन्होंने पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनवा दिया ताकि आज हिंदू राष्ट्र की बात कर सकें, और अब ये खालिस्तान धर्म के आधार पर बनवाने या उसकी मांग उठवाकर अपने हिंदू राष्ट्र की मांग को जायज ठहरवाने के लिए पूरा परपंच रचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेड सी में पहले अमेरिका के जहाज पर, टैंकर पर हमला किया, वो तो बच गया, लेकिन ब्रिटेन के जहाज में आग लग गई हूतियों के हमले के बाद, जिसे बचाने के लिए फ्रांस के साथ जो भारतीय नौसेना है उसने काफी मशक्कत की है। क्या जानकारी है? डोनाल्ड ट्रंप की अभी से अगर इतनी मजबूत आशंकाएं बढ़ रही हैं वापस आने की, तो ये तो इजराइल के लिए अच्छा है, क्योंकि उसका दामाद भी यहूदी है, और जब वो खुद राष्ट्रपति था अमेरिका का तो उसने तो आप जानते ही हैं एम्बेसी चेंज करा दी थी। इसी दबाव के चलते आईसीजे के जजमेंट को लेकर अरब लीग की मीटिंग होने जा रही है आज। क्या यहाँ पे कोई नई संस्था लाके खड़ा करेंगे, या इस संस्था के जरिए, जैसा इन्होंने कोशिश कर रखी है कि इस संस्था पे पाबंदी लगा दीजिए और कैसे भूख से भी जो है गाजा के लोग मर जाएं, वो प्रयास किया जा रहा है। कि पाकिस्तान के 9 मजदूर मारे गए हैं ईरान के सारा वन में, 3 घायल हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या इसको इतना ही कहकर छोड़ देना बेहतर होगा कि भैया ये कोई साजिश रच रहा है ताकि दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो जाए? धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, और आज के बुलेटिन में फोकस रखने की कोशिश करेंगे वही गाजा फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है उससे जुड़े हुए कुछ खास मुद्दे आ रहे हैं उन पर, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ घट रहा है दुनिया में जिसे देखा और समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो भारत के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना बेहद जरूरी है। इन तमाम पहलुओं पर अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं देने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में आप देखते ही हैं कि वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आपका ये थैंक यू मिस्टर अकरम वाला जो स्टाइल है वो लोगों को काफी पसंद आता है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक फौजी की तरफ से बोला गया हो। थैंक यू मिस्टर अकरम। खैर, अब शुरुआत करते हैं खबरों की और चलते हैं अमेरिका की तरफ। भारत से जुड़ा हुआ एक मामला है खालिस्तान का, और कहा जा रहा है कि आज सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी रैली की जाएगी, आज कहा जा रहा है कि वाशिंगटन में एक बड़ी रैली की जाएगी, और उसमें खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम किया जाएगा। अब अमेरिका की धरती पर विश्व गुरु के दौर में ये जो घट रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि खालिस्तानी मांग जो धर्म के आधार पर है, मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं कहीं से, और यह भी अपने दर्शकों को बता दूं कि पंजाब के महान क्रांतिकारी कवि पाश इसके खिलाफ थे। संयोगवश उनकी जो मौत हुई, खालिस्तानियों ने उनको गोली से मार दिया था, और शहादत उसी दिन हुआ जिस दिन हमारे भगत शहीद सिंह की शहादत दिवस थी। वह इस खालिस्तान के खिलाफ थे। राज्यों को, जगहों को स्वतंत्रता मिले ताकि वह अपनी भूमिका तय कर सके, चाहे वह कहीं पर भी हो, तिब्बत हो, स्कॉटलैंड हो, साउथ सूडान को मिला। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है। यूएसएसआर को यह अधिकार दिया गया था लेनिन और स्टालिन के द्वारा बनाए गए संविधान में, जिसके कारण यूएसएसआर बिखर गया। और जहां तक पंजाब की है, यह अलग से धर्म के नाम पर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, और वह भी अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से। इनकी मंशा अपने जनता को स्वतंत्र करने की नहीं है, बल्कि इनकी जनता भारत में सबसे अधिक, एक तरह से कहें तो खुशहाल जनता है, और कहीं से उस तरह से प्रताड़ित नहीं है। जी हाँ, सिखों का जनसंहार जो हुआ 1984 में बहुत दुखद है और बहुत खतरनाक है, इसकी बेहद निंदा करनी चाहिए। और खालिस्तान अपनी इस मांग को जीवित रखने के लिए पाश्चात्य देशों में, और एक हथकंडा भी मिला है अमेरिका और उनके साथियों को कि भारतीय सत्ता पर दबाव बरकरार रखें, और ये जहां भी इनको मौका मिलता है, अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप और पूरे यूरोप में ये अपना करते रहते हैं। अभी इनका वाशिंगटन में, और जैसा आपने कहा वहां पे इनका धरना प्रदर्शन होगा, रैली होगा, और जहां तक जनमत संग्रह करने की बात है, वह एक तरह से तो पता नहीं कितना हद तक सही होगा, किस ढंग से करेंगे, मुझे इसके बारे में खास समझ नहीं है। जी
लेकिन मैं इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना चाहता हूं सर। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब से खालिस्तान खालिस्तान ज्यादा हो रहा है, चाहे भारत की धरती पे हो, कभी अमृतपाल पकड़ा जाता है, कभी विदेशों में गोल्डी बरार फलाने ठिकाने पता नहीं किन किन के नाम सामने आ जाते हैं। ये संयोग नहीं है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एक समय इन्होंने पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनवा दिया ताकि आज हिंदू राष्ट्र की बात कर सकें, और अब ये खालिस्तान धर्म के आधार पर बनवाने या उसकी मांग उठवाकर अपने हिंदू राष्ट्र की मांग को जायज ठहरवाने के लिए पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। देखिए, प्रपंच तो है, लेकिन दूसरी तरफ से देखिए, यदि भारत में फिर धर्म के नाम पे हम सत्ता चला रहे हैं और राष्ट्र को, पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तरफ केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई, लेकिन उस तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो फिर जिस तरह से पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश तो खैर दूसरे कारण से बना, और उसी आधार पे यदि दुनिया के अन्य देश बन रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं खालिस्तान बने? तब तो उसको एक जायज आधार मिलता है। दूसरे जो हम लोगों ने किया अभी कनाडा में और दूसरे जगहों में, जो मारने की कोशिश की खालिस्तानी विद्रोहियों को और उनके समर्थकों को, उससे और मसला भड़क गया। यह घटा नहीं है, भड़क गया। और एक तरफ से देखिए कि पंजाब के लोगों को मौका मिला तो वो भाजपा को तो त्याग ही चुके थे, कांग्रेस से भी अलग होकर वह सीधे आम आदमी पार्टी के खेमे में चले गए। तो जो अभी भारत सरकार की जो नीयत है, जो तौर तरीका है, उससे भारत में धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और विलगाव होंगे और भी टूटेगा। और ये जो दूसरों को जो दोष दे रहे हैं कि ये लोग भारत को खंड खंड करना चाहते हैं, बल्कि ये खुद ही वह कर रहे हैं इसलिए कि कुछ खास पूंजीपतियों को लूटने का बराबर अवसर दे भारतीय जनता को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं ताकि जनता को लूटा जा सके और अपनी मांग। अभी तो हिंदू राष्ट्र ठीक होगा ना, और ये देखो मुसलमानों को पहले पाकिस्तान दे दिया, सिखों को अब खालिस्तान दिया जा रहा है, हमें भी हिंदू राष्ट्र दिया जाए, उसको जायज करवाने के लिए सब किया जा सकता है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है राजस्थान में, क्योंकि ये भी खबर भारत से जुड़ी हुई है इसलिए यहां उसका जिक्र कर रहा हूं, सऊदी अरब के साथ मिलकर। इसे आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, 29 जनवरी यानी कल ही से होने वाला है और शायद 8-10 दिन का है, और यह पहली बार सऊदी अरेबिया के साथ किसी तरह का संबंध होगा सैन्य स्तर पे, जहां की दोनों के आर्मी ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। ज्वाइंट एक्सरसाइज को हम देखें पूरे विश्व भर में तो कोई खास नया चीज नहीं है, यह करते रहते हैं। अपने अपने देश की जनता भले ही खुश हो कि ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन इसका अंततः उपयोग इसी जनता के खिलाफ, भले ही दूसरे देश में हो, वही होता है। और इसका मकसद ये है कि दोनों तरह की मिलिट्री आपस में एक दूसरे को समझे कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर जहां मौका मिला करें, एक दूसरे के आर्म्स अम्युनिशंस को अपने आर्म्स अम्युनिशन के साथ लग सके, और हमारे जो कमांडर हैं, हमारे जो ट्रुप्स हैं, एक दूसरे को समझ सके। और यहाँ जहां तक की बात है सऊदी अरेबिया के साथ करने की बात है, भारत कहीं ना कहीं से अमेरिका को पूरे विश्व गुरु के नाम पर ही सही कह रहा है कि भाई हमारे उस फोरम में हो जहां हम हैं, और सऊदी अरेबिया के साथ वह नजदीकीपन जो बढ़ रहा है वह दिख रहा है। रेड सी में भी यह भारत उसी तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी आपने रेड सी का जिक्र किया तो अगला सवाल भी रेड सी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि रेड सी में पहले अमेरिका के जहाज पर, टैंकर पर हमला किया, वो तो बच गया, लेकिन ब्रिटेन के जहाज में आग लग गई हूतियों के हमले के बाद, जिसे बचाने के लिए फ्रांस के साथ जो भारतीय नौसेना है उसने काफी मशक्कत की है। क्या जानकारी है? भारत के नेवी के करीब 10 वॉरशिप्स वहां पे हैं, जिसमें 5 जो है सो एंटी मिसाइल क्षमता रखते हैं, यानी हूती से या कहीं से आक्रमण होता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट करके उसको मार सकते हैं। इसके पहले भी ये लोग पहुंचे थे, हालांकि हमारे ही उसमें नाविक कर्मी थे सोमालिया के पास, उसको बचाया भी था। यहाँ पे मदद करने की जहां तक बात है, वह मदद तो ठीक है, इन्होंने की आग बुझाने में उसको मदद की, लेकिन यह साफ साफ यह भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अमेरिकी टास्क फोर्स, मैं टास्क फोर्स ही कह रहा हूँ, पहले वाला तो ध्वस्त हो गया, जो भी था उनको गार्जियन और जो बनाया था जी वो ध्वस्त हो गया है, और अभी भी इनकी कोई खास मदद नहीं मिल रही है। यूके का साथ में वही चल रहा है। हुतीज ने भी इनके मारा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ऑयल टैंकर में काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन यह नजर आ रहा है कि भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने का ख्वाब हो या इंडियन नेवी को और आगे विस्तार देने की, एक्सरसाइज देने की बात हो, उसी के नजारे से यदि वहीं तक सीमित रहता तो अच्छी बात थी, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आगे यह अमेरिकी गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दो दो नाव में सवार होने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इस बार की रणनीति क्या रंग लाती है। नॉर्थ कोरिया बाज नहीं आ रहा है, उसने फिर से एक बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला है। वो क्या साबित करना चाहता है? क्या वो उकसा रहा है क्या जंग के लिए? एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया के लीडर ने यह साफ कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध होगा तो हम रोकेंगे नहीं, और साउथ कोरिया के साथ अमेरिका का जितना भी ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए नॉर्थ कोरिया अब तैयार हो रहा है। और इसी के तहत में हम देखें तो पुतिन भी नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। यह सब संयोग नहीं, यह सब बन रहा है। इसकी संभावना हालांकि कम है, लेकिन असंभव नहीं है कि यदि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता है तो नॉर्थ कोरिया को अमेरिका नहीं छोड़ेगा। और नॉर्थ कोरिया उसकी तैयारी कर रहा है, पानी के अंदर ड्रोन का जो न्यूक्लियर म्यूनिशंस लेके जा सकते हैं। अभी क्रूज मिसाइल किया, इसके पहले बैलिस्टिक मिसाइल को उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये दिखा रहे हैं कि भाई तुम संभलो, नहीं तो हम भी तुम्हें बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं, केवल मिसाइल से नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर से। जी, नॉर्थ कोरिया जहां एक और उकसाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान सामने आया। उन्होंने नेतन्याहू को यह बताने की कोशिश की कि भैया हमारे यहाँ चुनाव है, और जो तुम कह रहे हो ना जंग लंबी चलेगी, उसमें हम ज्यादा मदद अब आगे नहीं कर पाएंगे। साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट में यह भी न्यूज आया था कि बाइडेन ने यह कह दिया है यूक्रेन को कि अब हम मदद करने में सक्षम नहीं है, तुम देखो कैसे करें, है ना। और बाइडेन ने यहां अपने विपक्ष को, ट्रंप के पार्टी को यह दिया है कि तुम यदि सदर्न फ्रंट पे, यदि जो उनका संघर्ष चल रहा है उसके स्टेट पे, और साथ साथ यूक्रेन में जो ये आर्म्स अम्यूनिशन नहीं दे पा रहे हैं, हमें वहां भेजने दो, और टेक्सास बॉर्डर पे तुम उसका इस्तेमाल करो। हालांकि इसको विपक्ष ने खारिज कर दिया है। और कई हफ्तों के बाद, यानी कम से कम 2 हफ्तों के बाद फिर से बाइडेन की बात हुई नेतन्याहू से, तो उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई है। आईसीजे का भी वर्डिक्ट आया है, उसके भी मद्देनजर रखते हुए खुद की नैया तो डूबी रही है सामने वाले चुनाव में, नहीं लगता कि वो कहीं से जीत पाएंगे। और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई इस वर्ष तक, जब तक चुनाव नहीं होता, हम तुम्हें मदद करने में असक्षम है, ना हमारा पैसा है, ना अस्त्र है, ना विपक्ष मदद कर रहा है। रेड सी का लफड़ा तो अलग से चल ही रहा है, इसलिए तुम जहां तक संभाल सकते हो संभालो। एक लाइन यह भी समझने की बात है कि वह कह रहे हैं या तो जल्दी से युद्ध को खत्म करो, जो इजराइल अब सक्षम नहीं है। नॉर्थ में पैलेस्टीन फोर्सेस, हमास फिर से वापस आ गई है नॉर्थ गजा में, उनकी म्यूनिसिपैलिटी तक वापस आके काम करने लग गई है। यहां तक नजर आया सेंट्रल में कुछ हो नहीं रहा है, और साउथ में जो बढ़ रहे थे खान यूनिस की तरफ, वो भी बढ़ना रुक गया है। तो लंबे समय तक युद्ध की बात मत करो, जो भी हो तुम समझौता कर लो, फेकी से ही 2 स्टेट नेशन मान लो, चुनाव हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। जी, डोनाल्ड ट्रंप की अभी से अगर इतनी मजबूत आशंकाएं बढ़ रही हैं वापस आने की, तो ये तो इजराइल के लिए अच्छा है, क्योंकि उसका दामाद भी यहूदी है, और जब वो खुद राष्ट्रपति था अमेरिका का, तो उसने तो आप जानते ही हैं एम्बेसी चेंज करा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के दिल में यहूदी बसे पड़े हैं, पूरी तरह हैं, और उनको नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप ही वही चीज हैं जिन्होंने कहा था सीरिया के बारे में कि हम अमेरिकन को तेल की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। यानी वहां तेल जो लूट रहे हैं, जितना वो पैदा करता है सीरिया, उसका 2/3 यही लोग जबरदस्ती लूट के ले जाते हैं। वही हालत मिडिल ईस्ट में यदि हट जाते हैं उनकी सेना सीरिया से, इराक से, और अभी उनका अस्तित्व खत्म हो जाए यदि इजराइल से, तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट और पूरे जितने तेल के बड़े बड़े नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा। और अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका एक बहुत बड़ा अंग नष्ट हो जाएगा। इसलिए चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या उनकी पार्टी हो या बाइडेन उनकी पार्टी हो, सब के सब इजराइल के लिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण अलाई है, वो उसको नहीं छोड़ेंगे, कोई खास अंतर नहीं आएगा। जी, कोई खास अंतर नहीं आएगा, हो सकता है तेजी जरूर आ जाए। अब बात करते हैं आईसीजे के जजमेंट को लेकर। यूएनएससी मामला पहुंच गया है, क्या यूएनएससी लागू करा सकता है फैसले को? यूएनएससी लागू कराए ना कराए, यूएनएससी के सेक्रेटरी जनरल गुटरस ने फिर कहा है कि यह लागू होना माना जाएगा, यह आदेश है, यह मजाक नहीं, यह आदेश है, और इसको मानना इजराइल की मजबूरी है। लेकिन जहां इजराइल ने खारिज कर दिया है, वहीं अमेरिका ने भी खारिज कर दिया, अभी यूके ने भी खारिज कर दिया, जर्मनी के बारे में हम जानते हैं। तो यूएनएससी या यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, उनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं बनती है कि इसके ऊपर खारिज करे। हाँ, इसका असर अब अरबियन कंट्रीज में आना शुरू हो गया है। बड़ी भारी मात्रा में कल प्रदर्शन हुआ था बहरीन में, और एक दो
जी, वहाँ पे और एक और देश में वहाँ पे हुआ था जो इज़राइल से सटे हुए हैं, नाम जी, उसका जॉर्डन, कतर ये तमाम जो हैं। जी, 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 ये सब में आ रहा है और हुँ, इजिप्ट ने भी यहाँ तक कह दिया है कि हमें शायद राजनयिक संबंध तोड़ना पड़ेगा, भले ही यह हुँ, टेम्पररी आधार पे हो, तो हुँ, यह तो टूटता हुआ नज़र आ रहा है उसका और इज़राइल के ऊपर चूँकि हुँ, रेड सी बंद हो चुका है, उसका 80-90% उसका व्यापार खत्म हो चुका है, तो हुँ। इज़राइल का टिकना मुश्किल हो जाएगा। जी। क्या इसी दबाव के चलते आईसीजे के जजमेंट को लेकर अरब लीग की मीटिंग होने जा रही है आज? लग रहा है बिल्कुल है कि अरब लीग का अब ये अंदरूनी मामला है कि भाई हम जिस तरह से आधे अधूरे हो गए हैं, कुछ अमेरिका के पक्ष में, कुछ उसी के साथ ही इज़राइल के पक्ष में, केवल हुँ, ईरान और उसके सहयोगी जो उसका असर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम आगे क्या करें? कैसे एकजुट बन रह सकते हैं या हम हुँ। भी टूट रहे हैं? और कम से कम टेम्पररी मेजर के लिए कुछ तो रास्ता नज़र आए कि हम क्या करें? और किस तरह से हम इज़राइल पे दबाव डालें कि भाई कम से कम 2 नेशन स्टेट खंडित ही सही, टुकड़े में ही सही लेकिन उसको मान लो, युद्ध की समाप्ति की घोषणा करो, हुँ, आईसीजे के उस मांग को मान लो कि उसके जो हेल्प है वो जाना शुरू हो जाए, इतना हुँ। सब शुरू करो। यह एक दिखावा के लिए है लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि आपस में ठीक। कुछ न कुछ नीति तय करें। जी, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ज़रूर बोल रहा है, लेकिन जर्मनी अलग भाषा बोल रहा है, ब्रिटेन अलग भाषा बोल रहा है, तो समझ सकते हैं यूरोपीय यूनियन की बात में जो है कितना दम रह जाता है। लेकिन अब बात आती है कि ये लोग रुक नहीं रहे। आईसीजे का फैसला आने के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने यूएनआरडब्ल्यूए की जो है उसको जो ऐड दी जाती थी, उस पे रोक लगाई, उसके बाद ब्रिटेन आ गया, उसके बाद कनाडा आ गया और अब तो कई सारे देश आ गए हैं। कितने देश आ गए हैं? जी, कुल 9 देश आ गए हैं और यह दबाव केवल इसी संस्था पर नहीं है एड के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड नेशंस पे दिखाने के लिए कि देखो हम जिंदगी भर और पिछले कई वर्षों से हमारे ही देख रेख में चल रहे थे, हम ही पैसा दे रहे हैं, यदि हम देना बंद कर दें तो मदद की छोड़ दो फलस्तीन की, तुम खुद नहीं टिक पाओगे और हुँ, इसलिए यह एक प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर दबाव है कि आगे तुम यह काम करना बंद करो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, यह नहीं तो फिर बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम इसमें मदद नहीं देंगे। और यह तो एक दिखावा है कि इस संस्था को यानी यूनाइटेड नेशंस की इस संस्था को जो कि फिलिस्तीन को मदद कर रहे हैं वह हमास को जा रहा है, यह तो एक बहाना है और कुछ नहीं है। जी। तो क्या यहाँ पे कोई नई संस्था लाके खड़ा करेंगे या इस संस्था के जरिए जैसा इन्होंने कोशिश कर रखी है कि इस संस्था पे पाबंदी लगा दीजिए और कैसे भूख से भी जो है गाजा के लोग मर जाएं, वो प्रयास किया जा रहा है? वह तो कोशिश है ही है, इज़राइल की तो पूरी की पूरी कोशिश है और युद्ध ना रोकने के पीछे यही कारण है कि यहाँ पे एक जनसंहार करके पूरे गाजा पट्टी पे इज़राइल के कब्जा दिया जाए। इसके बदले में संस्था लाने की बात है तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो सकता है, वह भी तकरीबन प्रो अमेरिका या प्रो इज़राइल तो ही है, या वेस्ट बैंक से वैसे लोगों को चुना जाए और कुछ एक एक फेक ऑर्गेनाइजेशन पैदा कर दिया जाए जो कि प्रो इजरायली होगा, उन्हीं के दबाव में या उन्हीं के देखरेख में काम करेगा, उनको लाने की कोशिश हो सकती है। जी, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये तमाम घटनाक्रम चल ही रहे हैं और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के 9 मजदूर मारे गए हैं ईरान के सारा वन में, 3 घायल हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या इसको इतना ही कहकर छोड़ देना बेहतर होगा कि भैया ये कोई साजिश रच रहा है ताकि दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो जाए? सबसे पहली बात तो मैं यह कहूँ कि यह बड़ा दुखद है कि और जहाँ भी 2 बड़े शक्तियों में, 2 बड़े ताकतों में या कई ताकतों में लड़ाई होता है, मारे जाते हैं मज़दूर, मारे जाते हैं सैनिक जो किसान मज़दूर के ही बेटे हैं। ये बड़े-बड़े लोग शायद ही 1-2 कभी मारे जाते हैं। और यह किसकी कार्रवाई है अभी तक पता नहीं चला, जिन लोगों ने गोलियां चलाई आके अचानक वो भाग गए हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं। पाकिस्तान ने भी निंदा की है, करने को तो ईरान ने भी कर दी है, लेकिन वे वैसे लोग हैं जो पाकिस्तान और ईरान में जो एक उम्मीद बनी थी कि टकराव हो जाएगा, जिसके पीछे अमेरिकी हाथ है, वैसे लोग हैं। क्या यह आईएसआईएस के लोग हैं? इसकी संभावना बनती है, लेकिन इससे अब भड़केगा नहीं। जहां तक पाकिस्तान है उसकी मजबूरी भी है और ईरान तो चाहता ही है कि उनकी दोस्ती बरकरार रहे और जो एंटी इजरायली रेसिस्टेंस फोर्स है उसको अभी इस हालत में कमजोर ना किया जाए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसको कमज़ोर ना किया जाए। आप से मैं एक वो चाहता हूँ कंक्लूज़न टाइप का, जो ये जंग चल रही है जिसमें अमेरिका अब लगता है फ्रंट फुट पे खेल रहा है, वो जंगबंदी कराना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू जंगबंदी को तैयार नहीं हो रहे हैं।
अगर मान लीजिए अमेरिका कोई समझौता कर लेता है तो लागू कैसे कराएगा नेतन्याहू तैयार नहीं है तो? नेतन्याहू को तो तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह से उनकी आर्थिक नाकेबंदी हो रही है, जिस तरह से उनकी मिलिट्री एड्स जाने कम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गया, वो लड़ सकते हैं, लेकिन जो साल भर का उनका सपना था और पूरे हमास को खत्म करने का सपना था, वह मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच में ऐसा जरूर लगा था कि हमास कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर से देखें कि वह नॉर्थ और सेंट्रल गजा में फिर से स्टैब्लिश हो गया। दूसरी तरफ जहां हिजबुल्लाह की बात है, उन्होंने पिछले रात में जो भयानक बमबारी की थी, पूरे इजराइल में और उसके मीडिया में हंगामा हो रहा है कि नाइट ऑफ फायर हुआ है, इतनी भारी बमबारी उन्होंने की थी। यानी यह भी लग रहा है कि उनके फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से शायद ये लोग अपना प्लान बना रहे हैं कि हम ये आक्रमण करें, यह सही मौका है। यदि ऐसा होता है तो नेतन्याहू माने या उनकी लिकुड पार्टी या उनके जो एक्सट्रीम राइटिस्ट फोर्सेस जो उनके साथ हो, माने ना माने, नेतन्याहू भी कम राइटिस्ट नहीं है, उनकी मजबूरी है और सीआईए पूरी कोशिश करेगा कि नेतन्याहू को किनारे कर दिया जाए, उसको मनवाया जाए। नहीं तो अब जो स्थिति बन रही है वो अमेरिका के ही अगेंस्ट में जा रहा है। केवल यही मिडिल ईस्ट ही नहीं है, बल्कि बाकी दुनिया भर के देशों में देखे तो लड़ाइयाँ चल रही है, जिसमें सूडान, इथोपिया वगैरह वगैरह भी आ रहा है। मैं अभी यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां हमारे सुनने वालों को पता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब जो एक माहौल बन रहा है ना, जंग तो ये छिड़ी है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, लेकिन माहौल जो बन रहा है वो असल में अमेरिका के खिलाफ बन रहा है। और अमेरिका के सामने शायद कोई वैकल्पिक व्यवसायिक जंग के बाद पूरी दुनिया के सामने उभर कर भी आ जाए। जो होता है वो आपके सामने रख देते हैं, अपनी जिम्मेदारी यही समझते हैं, और यही पत्रकारिता का सिद्धांत भी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, और बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डालते हैं। धन्यवाद। फिर से थैंक यू मिस्टर अकरम। थैंक यू सर।